हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f जो है r से r में परिभाषित है और fx का मान x की घात 3 प्लस 3 द्वारा परिभाषित है, तो f इनवर्स x मतलब fx का जो प्रतिलोम फलन है वो हमें बताना है किसके बराबर है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, इसको इस तरह से समझो कि जब भी हम लोग प्रतिलोम फलन लिखते हैं, फलन प्रतिलोम फलन परिभाषित हो, इसके लिए दो शर्तें अनिवार्य है। पहली शर्त यह है कि दिया गया फलन जो भी है वो एक ही होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि दिया गया फलन आच्छादक भी होना चाहिए। ठीक है, अब एक और आच्छादक क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या, देखो इस तरह से बोलो कि y बराबर में fx कोई भी फलन दे रखा है। इसमें मैं बोलूं इस तरीके से कि मान लो कि fx1 बराबर में दे रखा है fx2 के, तो यहाँ से दो शर्तें बाहर निकल के आती है। पहली शर्त ये कि जब x1 का मान x2 के बराबर मिल गया, जब बिंदुओं का मान समान हो तो बिंदु पे फलन का मान बराबर है, इसका मतलब यह है कि ये एक ही फलन है, एक ही फलन है। और जब दूसरी शर्त यह है कि x1 का मान x2 के बराबर नहीं मिला, तो मैं बोलूंगा कि ये एक ही फलन नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक की चर्चा कर लेते हैं। आच्छादक के लिए हम लोग बोल देते हैं, सीधा सा अपने को आता है कि सप्रांत जो है वो परिसर के बराबर होना चाहिए। अगर सप्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि आच्छादक फलन नहीं है। और अगर सप्रांत का मान परिसर के बराबर मिल गया, सप्रांत का मान परिसर के बराबर मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये अपने पास आच्छादक फलन है, आच्छादक। अब ये देखो, प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं वो हम लोग बोल देते हैं इस तरीके से कि जब y बराबर fx कोई फलन का मान दे रखा है, फलन का समीकरण दे रखा है, तो x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए fx या y परिभाषित हो प्रांत कहलाता है, उस समुच्चय को प्रांत कहते हैं। और प्रांत के अंदर से अगर मैं कोई भी मान रखता हूँ fx के अंदर, तो fx का मानों का जो समुच्चय बनता है उसको बोलते हैं परिसर। और यहाँ पे सवाल में जो दे रखा होता है कि fx के मानों का जो समुच्चय लिया गया है वो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए r का। यही अपने पास r जो है ये दूसरा वाला, ये अपने पास सहप्रांत कहलाता है। तो देखिए, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि fx का मान दिया गया है x की घात 3 प्लस 3 के बराबर। तो देखिए, इसके बीच में हम लोग कोई भी मान रखते हैं। देखिए क्या कि यहाँ पे अगर मैं fx1 बराबर में fx2 ले लेता हूं, इसका मतलब ये मैंने क्या लिया है, x1 की घात 3 प्लस 3 बराबर ले लिया है मैंने x2 की घात 3 प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों बराबर लिए हैं, इसका मतलब x1 की घात 3 माइनस में x2 की घात 3, माइनस में x2 की घात 3 ये बराबर लिया है 0 के। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो असमीका, ये सर्वसमीका अपने पास बनने वाली है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है a माइनस बी मतलब x1 माइनस में x2, और गुणा में हो जाता है a स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी मतलब x1 गुणा में x2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब x2 की घात 2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इस द्विघात, ये अपने पास एक द्विघात बन गया, इसका d निकालेंगे तो d का मान 0 के छोटा आ जाएगा, मतलब ये हमेशा धनात्मक रहेगा। इस धनात्मक का मान इधर भाग दे देंगे, तो कुल मिला के अपने पास x1 माइनस में x2 जो है वो भी 0 के बराबर होगा। कुल मिला के x1 का मान x2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो अपने पास एक की शर्त है, तो मैं कहूंगा fx एक है, fx एक है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि fx का मान किसके बराबर दे रखा है, x की घात 3 प्लस 3 के बराबर। अब लिमिट की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, x का मान हमारे पास सहप्रांत में r के बराबर दे रखा है, मतलब x का मान जब मैं माइनस अनंत की तरफ अग्रसर करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विषम घातीय फलन है, fx का मान भी माइनस अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसी तरह x का मान अनंत की तरफ अग्रसर करता हूं तो fx का मान भी अग्रसर हो जाएगा प्लस अनंत की तरफ। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अपने पास विषम घातीय फलन होते हैं ना, वो सब तरीके से अपने पास आच्छादक होते हैं, मतलब कि सहप्रांत में ऐसा कोई मान नहीं बचेगा जो ये fx फलन नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सहप्रांत जो है वो बराबर हो गया परिसर के और वो बराबर हो गया r के। अगर ये ऐसा हो गया तो दिया गया फलन आच्छादक भी हो गया। अगर एक और आच्छादक है तो हम लोग इसका जो प्रतिलोम है वो परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिलोम परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए fx बराबर में क्या दे रखा है, x की घात 3 प्लस 3 के बराबर दे रखा है, और इस पूरे को मैं y के बराबर मान लेता हूँ। y बराबर में x की घात 3 प्लस 3 के बराबर मिल गया। जब भी हम लोग क्या कर देते हैं, जब भी हम लोग इसका प्रतिलोम परिभाषित कर देते हैं, तो
क्या कर देते हैं, x का मान y के रूप में निकालेंगे। कुल मिला के x की का 3 का मान मिल गया किसके बराबर, ये मिल गया अपने को y माइनस 3 के बराबर। अब दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे तो x का मान किसके बराबर मिल गया, y माइनस 3 इस पूरे की घात 1/3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बोल देते हैं, ये अपने पास x का मान मिल गया और इसको अगर हम y के रूप में ये y के रूप में है, इसको मैं x के रूप में लिखना चाहूँ, कुल मिला के f इनवर्स x का मान किसके बराबर मिल गया, ये अपने को बराबर मिल गया यहाँ पे x का फलन आएगा x माइनस 3 इस पूरे की घात 1/3 के बराबर। यह आ गया अपने पास f इनवर्स x का मान। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, x माइनस 3 इस पूरे की घात 1/3 ये दे रखा है सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।